दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक विश्व में विद्यालयी शिक्षा, यानी कि आपका थर्ड पेपर की बात हम यहाँ करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट इसका हम देखेंगे इस वीडियो में, आधुनिक विश्व की 3 प्रमुख प्रक्रियाएं। आधुनिक विश्व में विद्यालयी शिक्षा से दोस्तों आपको एक बात स्पष्ट हो रही होगी कि वर्तमान समय में विद्यालयों की क्या स्थिति है पुराने ज़माने के मुकाबले, कि पहले विद्यालयों में क्या होता था और अब क्या हो रहा है, उनके मध्य तुलनात्मक अध्ययन करना है और प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है उनका अध्ययन करना है। समझ रहे हैं आप। और पहला यूनिट हम इस वीडियो में देखेंगे जिसका नाम है आधुनिक विश्व की 3 प्रमुख प्रक्रियाएं। 12 नंबर का यूनिट है आपका दोस्तों। 12 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप होंगे। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि एक प्रश्न निबंधात्मक बनेगा और छोटे क्वेश्चंस यहाँ से ज़्यादा बनने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हम यहाँ देखेंगे औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया एवं स्वरूप। पहले लोग खेती पर निर्भर थे और गांवों में निवास करते थे। हस्तशिल्प भी विकसित था और बड़े पैमाने पर कारीगर अपने घरों में तरह तरह की वस्तुएं बनाकर बेचते थे। व्यापारियों का भी एक बड़ा समूह था जो इन किसानों व कारीगरों से अनाज आदि खरीदकर शहरों में और दूर दराज के देशों में बेचकर मुनाफा कमाते थे। लगभग 1400 ईस्वी के बाद पूरे विश्व में व्यापार का जाल फैला और व्यापार के लिए उत्पादन करने की प्रथा स्थापित होने लगी। यूरोप में इसके कई दूरगामी सामाजिक परिणाम हुए, जैसे व्यापारियों के हाथ अत्यधिक पूंजी आने लगी और कारीगरों का व्यापारियों के नियंत्रण में आ जाना। इसके साथ ही यूरोप के व्यापारियों ने अपने राज्यों की मदद से अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित किए। इसी परिदृश्य में इंग्लैंड में औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक है सार्वजनिक शिक्षा की अवधारणा। तो सार्वजनिक शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें देश का प्रत्येक बालक या बालिका विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करे। शिक्षा प्राप्ति में उसके साथ किसी भी आधार पर यथा धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र आदि से भेदभाव नहीं किया जाएगा। केजी सेदेन के शब्दों में सार्वजनिक शिक्षा का संबंध किसी विशेष वर्ग या समूह से नहीं है, अपितु इसका संबंध जो है देश की समस्त जनता से है। यह प्रत्येक बिंदु पर जीवन का स्पर्श करती है। पिछले 150 वर्षों में जहाँ भी राष्ट्र राज्य स्थापित हुआ वहाँ राज्य के प्रयास से सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली स्थापित की गई और यह प्रयास किया गया कि देश का हर बालक और बालिका विद्यालय में पढ़े और यह प्रयास किया गया कि शिक्षा प्राप्त करे। इस काम के लिए राजकीय आय का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाने लगा। जहाँ पहले शिक्षा निजी प्रयास से अथवा धार्मिक संस्थाओं में होती थी, अब वह राजकीय पहल और हस्तक्षेप के दायरे में लाई गई। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस बन रहे हैं कि लोकतंत्र का क्वेश्चन दोस्तों एक या तो बड़ा निबंधात्मक यहाँ से बन सकता है या छोटा भी यहाँ से बनेगा दोस्तों। तो लोकतंत्र के बारे में, तो लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को रेखांकित किया जाता है। अब वो 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहली है, लोगों द्वारा चुने गए शासक की सारे प्रमुख फैसले करते हैं। दूसरी है, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहें तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। नंबर 3 पर है, यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हों। नंबर 4 पर है, चुनाव में बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे के तहत काम करती है। अब हम देखेंगे लोकतंत्र का महत्व क्या है। लोकतंत्र की सफलता सरकार पर नियंत्रण, सरकार की जवाबदेही और जनता की सहभागिता को सुनिश्चित करना आदि के लिए जनता का जागरूक रहना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और यह शिक्षा द्वारा विकसित किया जा सकता है। वे इस प्रकार हैं: आत्मानुभूति, मानवीय संबंध, आर्थिक कुशलता, नागरिक उत्तरदायित्व। एक व्यक्ति जिसको समाज में बहुमुखी शिक्षा नहीं मिलती है, एक लोकतांत्रिक राज्य का अच्छा नागरिक नहीं कहलाएगा, क्योंकि वह
अपनी इच्छा शक्ति को उचित रूप से प्रयोग नहीं कर सकेगा और झूठे प्रचारों द्वारा प्रभावित हो जाएगा। इस कारण राज्य को विद्यालय द्वारा तथा अन्य अनौपचारिक संस्थाओं द्वारा विद्यालय को हर प्रकार की संभव सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, जिससे उचित राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक शिक्षा दी जा सके। एक ऐसे समाज में जो परिवर्तन की दिशा में है और जिसमें शीघ्र ही सामाजिक परिवर्तन होते हैं, शिक्षा का कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और जिसमें शीघ्र यह आवश्यक है कि ऐसे समाज के सदस्यों को एक बार इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि उनमें सामाजिक समस्याओं के संबंध में उचित सूझ का विकास हो सके तथा वे सफलतापूर्वक अपने आप को एक नए वातावरण में व्यवस्थित कर ले। शिक्षा को समाज तथा उसके परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा समाज उसके सापेक्ष है। अब हम देखेंगे लोकतंत्र के गुण। तो लोकतंत्र के गुण है, वर्तमान लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं या गुण हैं। पहला गुण हम यहाँ देखेंगे लोगों का शासकों का चुनाव। लोगों द्वारा शासकों का चुनाव है। तो लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। नंबर 2 पर है निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव। तो लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित रहता है। इसके लिए जरूरी है कि लोगों के पास चुनने के लिए विकल्प उपलब्ध हों, यानी एक से अधिक पार्टियां हों जिनकी नीतियों में अंतर हो। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता, चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि लोगों के लिए शासक की जीत हार के समान अवसर हों। अब आगे है तीसरा पॉइंट, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। लोकतंत्र में देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को स्वतंत्र रूप से अपने मत देने के अधिकार हैं। स्वतंत्र मत का मूल्य प्रत्येक वयस्क मताधिकार के लिए एक समान होता है। तो राज्य का दायित्व है कि स्वतंत्रता पूर्वक मत देने के नागरिक के अधिकार की रक्षा हो ताकि भयमुक्त होकर मतदान प्रणाली में अपनी जन भागीदारी निभाएं। यह प्रक्रिया बिना जाति, धर्म, वर्ग, लिंग व सामाजिक भेदभाव से परे स्वतंत्रता पूर्वक नागरिक द्वारा अपनाई जाती है। अगला चौथा पॉइंट है यहाँ पे शासन की जवाबदेही। तो सबसे अहम चुने हुए लोगों की सभा होती है जिसके समक्ष शासन के पदाधिकारियों, मंत्री आदि को अपने काम का ब्यौरा देना होता है और उनकी स्वीकृति लेनी होती है। दूसरा, हर नागरिक को यह अधिकार होता है कि वह शासन के काम के बारे में सूचना प्राप्त कर सके और शासन बाध्य होता है उस जानकारी को उपलब्ध कराने के लिए। तीसरा, निश्चित समय सीमा के बाद फिर से चुनाव होंगे। निश्चित समय के बाद यानी कि 5 साल में होते हैं। तो जब मंत्रियों को फिर से जनादेश लेने के लिए लोगों के सामने आना होता है। पांचवा पॉइंट यहाँ हम देखेंगे सार्वजनिक जीवन में जनता की भागीदारी। तो सामान्यतः लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव से लगाया जाता है, लेकिन लोकतंत्र तभी वास्तविक हो सकता है जब आम लोग नीतियों के बनने में तथा उनके क्रियान्वयन में भी भागीदार रहे। यह तभी संभव हो पाता है जब हर महत्वपूर्ण नीति और कानून व्यापक सार्वजनिक बहस और सलाह मशवरे के बाद बने, जिनमें आम लोग स्वतंत्र मंचों के माध्यम से अपनी अपनी राय व ज़रूरतों को व्यक्त कर पाएं। छठा पॉइंट है नागरिक अधिकार व स्वतंत्रता का महत्व। तो शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनावों पर नज़र डालना जरूरी है, पर इतना ही ज़रूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नज़र डाली जाए। चुनाव से पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रखनी चाहिए। अगला पॉइंट है समता और लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का यह सिद्धांत है कि हर एक व्यक्ति के मत का समान वजन हो।
यह तभी संभव है जब लोगों के बीच हैसियत और संसाधन की असमानता कम हो। अपने घरों में ही देखा जाए तो अक्सर पाया जाता है कि कहीं कहीं पर घर के पुरुष मुखिया ही निर्णय लेते हैं कि घर के सारे लोग किसे वोट देंगे। घर के अंदर पुरुष और महिलाओं की तथा पिता और पुत्री की असमान परिस्थिति का अक्सर चुनाव में भी होता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे कानून और अल्पमतों की रक्षा। तो एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती है कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों व स्थापित कानूनों का पालन करना होता है। शासन का हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उसे पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती है। अगला टॉपिक है यहाँ पे मध्यकालीन युग। तो मध्यकालीन युग में राजतांत्रिक प्रथा प्रचलित थी। दूसरा है समाज का जातिगत विभाजन के आधार पर रोजगार अवसर प्राप्त होते थे और पुरुष प्रधान समाज एवं महिलाओं के सीमित अधिकार थे। चौथा है धर्म पर राजनीतिक अधिकार, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था का प्रचलन था। पांचवा है अंधविश्वास, दास प्रथाओं और परंपराओं का बोलबाला था। छठा है शिक्षा, राष्ट्र राज्यवाद और लोकतंत्र का कोई सामंजस्य नहीं था। आधुनिक युग की हम बात करें तो पहला है लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रचलित है। दूसरा है सभी वर्गों को रोजगार के समान अवसर उपलब्ध होते हैं। तीसरा है महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर, पर्याप्त अवसर की उपलब्धता है। चौथा है धर्मनिरपेक्षता पर आधारित राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था का प्रचलन है। पांचवा है तार्किकता, वैज्ञानिक तथा बंधन मुक्त प्रथा का बोलबाला। छठा है शिक्षा, राष्ट्र राज्यवाद तथा लोकतंत्र में सामंजस्य। तो बस दोस्तों यार आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले यूनिट के साथ। तब तक दोस्तों आप वीडियोस को रिपीट पर देखते रहें और इनकी पीडीएफ के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर के पीडीएफ इनकी डाउनलोड कर सकते हैं। और भी अगर दोस्तों आपको किसी टॉपिक में या किसी भी बीएसटी से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं अगले यूनिट के साथ।